हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन। ज्ञान ऑनलाइन के क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक अपनों ने धारा, घनत्व, अपवन वेग, ओम के नियम ना, प्रतिरोध, प्रतिरोध के संयोजन, प्रतिरोध की निर्भरता, इन सारी चीज़ों की चर्चा अच्छे से कर ली है। तो आज अपन इन सारी राशियों के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं, थोड़े से प्रश्न करने वाले हैं। तो पेन कॉपी ले लीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट करिए मेरे साथ। चलिए एक एक करके अच्छे से प्रश्न करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। ये एक प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा। 15 ओम के तार को, तार का प्रतिरोध दे रखा है, कितना दे रखा है? 15 ओम। 15 ओम के प्रतिरोध का तार है ना। प्रतिरोध के तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया गया। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे। इस त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। कोई भी 15 ओम का तार था जिसे समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया गया, और ये पूछ रहा है कि उसके दो शीर्षों के मध्य तुल्य प्रतिरोध अपने को निकालना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले प्रश्न करने के तरीकों में सबसे पहला कार्य रहता है, जो कह रहा है वो लिख लो, अगर उससे संबंधित कोई चित्र बनता है तो वो बना लो, बाकी सारा काम अपने आप आसान हो जाएगा। तो अपन ऐसा ही करते हैं धीरे धीरे। देखिए क्या कह रहा है। एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है? 15 ओम है। माना ये कोई तार है, ठीक है, इसका प्रतिरोध में मान लेता हूं कितना है? 15 ओम है। ठीक है, तार की कुछ न कुछ लंबाई होगी। माना तार की जो लंबाई है वो मैंने कितनी मान ली? L मान ली। ठीक है, तो 15 ओम के प्रतिरोध का ये तार है। अब इसको समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया। समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया मतलब आप जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। उसे अपन क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि इस तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया, मतलब इसके 3 बराबर भाग किए गए होंगे, 3 बराबर भाग किए गए होंगे, और तीनों समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बनी होंगी। तो अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये तार कुछ ऐसा हो गया होगा। ठीक है, इसकी भुजा मान ली ए, ये ए भुजा, और ये भी भुजा क्या है? ए है। क्या ये सारी भुजाओं का योग इस तार की लंबाई के बराबर होगा? ठीक है, मतलब कि तार की लंबाई को 3 बराबर हिस्सों में बांटकर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण किया गया है ना। या फिर ऐसा कहूं कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है 3a, वो तार की लंबाई के बराबर होगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? L/3। तार की लंबाई का 1/3 हिस्सा ये समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो ये आ गया, सारी भुजाएं आ गई बराबर है, और कितनी हो गई? L/3। अब अपनों ने प्रतिरोध की निर्भरता में पढ़ा था कि यदि प्रतिरोध की निर्भरता एरिया कांस्टेंट हो, यहाँ पर एरिया के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, मतलब एरिया क्या है? कांस्टेंट है। तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। अपनों ने पढ़ा था कि R जो होता है वो L/A के समानुपाती होता है ना। तो यहाँ से अगर एरिया को कांस्टेंट कर दिया जाए तो R जो होगा वो L के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। मतलब कि यदि लंबाई को आधा कर दूं तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, लंबाई को 2 गुना करूं तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा? 2 गुना। यहाँ पर लंबाई को 1/3 गुना कर दिया तो इसका प्रतिरोध, प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध जो होगा क्या वो भी 1/3 गुना हो जाएगा। मतलब पहले तार का जो प्रतिरोध था वो कितना था? 15 ओम था। तो 15 का तीसरा हिस्सा हर भुजा को मिलेगा, है ना। तो देख लेते हैं, अपन ऐसे निकाल लेते हैं। R1/R2 बराबर हो जाएगा L1/L2। ठीक है, अच्छा R1 कितना था? 15 ओम। जब तार की लंबाई कितनी थी? L थी। अब R2 अपने को नहीं पता, जब तार की लंबाई कितनी कर दी गई? L/3 कर दी गई। ठीक है, यहाँ से L से L क्या हो जाएगा? कैंसल। तो R2 बराबर मेरे पास प्राप्त होगा कितना? 5 ओम। मतलब इस तार की, इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का जो प्रतिरोध है वो कितना है? R/3, यानी 15 ओम का तीसरा हिस्सा 5 ओम। सारों का प्रतिरोध कितना हो गया? 5 ओम। इसका भी प्रतिरोध कितना हो गया? 5 ओम। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न में कहा गया है कि इस त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो चित्र अपनों ने बना लिया।
प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध अपने को पता है। अब किन्हीं दो शीर्षों के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो जब भी अपने को किन्हीं दो सिरों के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करने की कहा जाए तो सबसे पहला काम अपन ये करेंगे कि उन सिरों के मध्य बैटरी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? बैटरी। बैटरी जोड़ने के पश्चात यदि प्रत्येक सिरे में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है उसका अपन चेक करेंगे। अच्छा, किन किन सिरों के मध्य धारा प्रवाहित नहीं होती? ऐसे सिरे जिनका परिपथ पूर्ण नहीं हो रहा हो, जिनका परिपथ क्या नहीं हो रहा हो, पूर्ण नहीं हो रहा, उनके मध्य धारा का प्रवाह नहीं होगा। या फिर जहां पर विभवांतर समान आ जाए, क्योंकि विभवांतर नहीं होगा, विभव का अंतर नहीं होगा, तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा के प्रवाह का एकमात्र कारण होता है क्या? विभवांतर। चलिए चेक करते हैं। तो अपने पास फाइनली एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई L/3 है। पहले जो तार था उसकी लंबाई का 1/3 हिस्सा, और प्रत्येक भुजा का जो प्रतिरोध है वो 5 ओम है, क्योंकि कुल लंबाई का जो प्रतिरोध था वो कितना था? 15 ओम था। चलिए इससे आगे अपन देखते हैं सॉल्यूशन में। ये वही समबाहु त्रिभुज, एक मिनट, ये वही समबाहु त्रिभुज है ना, ये जिसकी प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध 5 ओम है, ये भी 5 ओम है और ये भी क्या है? 5 ओम है। इसके किन्हीं दो सिरों को नाम दे देता हूं ए, बी और सी। माना मैंने ए और सी के मध्य बैटरी को जोड़ा है और दो शीर्षों के मध्य में इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने क्या जोड़ दी? बैटरी जोड़ दी। जब भी किन्हीं दो सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए तो सबसे पहला काम यही करेंगे, उनके मध्य अपन बैटरी का संयोजन करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर होगी। मैंने बैटरी का संयोजन कर दिया, यहां से मैं धारा बहाऊंगा। देखिए यहां पर जाकर तार के दो हिस्से हैं, मतलब धारा बटेगी, और धारा कौन से क्रम में बढ़ती है? समांतर क्रम संयोजन में। आपको मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है, समांतर क्रम संयोजन में धारा का विभाजन हो जाता है, और समांतर क्रम संयोजन में विभव समान रहता है और धारा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जाने के बाद अगर यहाँ पर माना I धारा प्रवाहित हो रही हो तो इस तार में जाने वाली धारा I1 होगी और इस तार में जाने वाली धारा क्या होगी? I2 होगी। फिर यहाँ से धारा B से होकर यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर भी धारा यही आने वाली है I1, कोई डिवीजन नहीं है बीच में। इसका मतलब जब दोनों प्रतिरोध में धारा I1 बह रही है, इसका अर्थ ये है कि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में है और इन दोनों के ये प्रतिरोध जो है वो किस में है? समांतर क्रम संयोजन में। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब मेरे पास कुछ इस तरह का संयोजन है, देखिएगा। जैसे ये दो प्रतिरोध है, एक 5 ओम का, दूसरा भी 5 ओम का, है ना, और इन्हें नीचे किसी 5 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है। इसी को मैं दोबारा बना रहा हूं इस तरह प्रतिरोध के रूप में, और एक बैटरी को इस तरह से संयोजित किया गया है। ये प्रतिरोध 5 ओम का, ये भी 5 ओम का और ये भी 5 ओम का। चलिए इनको अगर अपन सोल्व करें तो ये 5 और 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में जो R इक्विवेलेंट निकाला जाता है वो निकाला जाता है R1 प्लस R2 से। दो ही प्रतिरोध है तो दोनों को जोड़ लेता हूं, तो मेरे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 5 ओम प्लस R2 5 ओम, मतलब टोटल इस भाग का मेरे पास जो प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया? 10 ओम आ गया। उसके पश्चात ये 10 ओम का प्रतिरोध और ये जो 5 ओम का प्रतिरोध है ये अपने को समांतर क्रम संयोजन में दिख रहे हैं। ये जो 10 ओम का प्रतिरोध है और ये क्या 5 ओम का प्रतिरोध, ये अपने को किस क्रम में दिख रहे हैं? समांतर क्रम संयोजन में, है ना। और समांतर क्रम संयोजन में जोड़ने का तरीका होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इस तरह से मैं इनको जोड़ूं तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 5 ओम प्लस 1/R2 10 ओम। अगर इनका एलसीएम ले लिया जाए तो 10 ओम, ठीक है, ये आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा 1, तो 1/R इक्विवेलेंट मुझे प्राप्त होगा 3/10, यानी कि मेरे पास R इक्विवेलेंट प्राप्त हो जाएगा, उल्टा कर लूंगा तो कितना आ जाएगा 10/3 ओम। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मेरे पास कुल समबाहु त्रिभुज का जो R इक्विवेलेंट प्राप्त हुआ है वो हुआ है कितना? 10/3 ओम। ठीक है, अगर इसके शॉर्ट ट्रिक की मैं चर्चा करूं तो शॉर्ट कैसे करेंगे? आपको पता है यदि दो ही प्रतिरोध हो तो R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है समांतर क्रम संयोजन में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, कुछ इस तरह से R इक्विवेलेंट निकाला जाता है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में। तो यहाँ पर जैसे
ये दोनों प्रतिरोध श्रेणीक्रम संयोजन में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 5 ओम प्लस 5 ओम कितना हो जाएगा 10 ओम। ये 10 ओम और ये 5 ओम किस में है समांतर क्रम संयोजन में है। तो समांतर क्रम संयोजन में 10 ओम और 5 ओम दो प्रतिरोध है तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 10 × 5 अपन 10 प्लस 5 यानी 10 × 5 50 और 10 प्लस 5 कितना 15 ओम यानी ये आ जाएगा कितना 50/15 और 50/15 को अगर मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा ये 10/3 यानी आंसर वही आना है। ठीक है, अगर आप बोर्ड में कर रहे हो तो प्रश्न को अच्छे से लिखकर सजाकर सोल्व करें ताकि देखने वाले को चेक करने वाले को समझ में आए कि आपने क्या किया है। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ कंपटीशन एग्जाम के लिए होती है तो अच्छे से समझ लें, समझकर प्रश्न को करें। चलिए, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा, है ना। 15 ओम प्रतिरोध का तार था, है ना, उसे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया गया तो तार की लंबाई कितनी हो गई 1/3 हो गई, है ना। हर भुजा कितनी हो गई 1/3 लंबाई की हो गई तो प्रतिरोध भी 1/3 हो गया यानी 5-5 ओम के 3 प्रतिरोध हो गए और दो शीर्षों के बीच में जोड़ना है तो दो शीर्षों के बीच में कुछ इस तरीके से जोड़ दिया गया प्रत्येक का प्रतिरोध और फिर अपनों ने संयोजन पहचान कर इसको अच्छे से सोल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक तार का प्रतिरोध 20 ओम है। देखिए, प्रश्न करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया है, प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लीजिए। अगर प्रश्न से संबंधित कोई चित्र बनता है तो वो बना लीजिए और थोड़ी सी बड़ी सोच रखकर अच्छे से प्रश्न को किया जा सकता है। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी सोच उतनी ही बड़ी होती जाएगी प्रश्नों को लेकर। तो प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ चलते रहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और करते जाते हैं। देखिएगा, एक तार का प्रतिरोध 20 ओम है। तार को खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया गया। मैं इस खींचकर को हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि खींचकर जब भी लंबाई को दोगुना किया जाए तब आयतन कांस्टेंट रहता है और ऐसी स्थिति में प्रतिरोध जो होगा वो L² के समानुपाती होगा। इस स्थिति की अपन चर्चा कर चुके हैं। चलिए, फिर वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। अच्छा, खींचकर लंबा किया, है ना, तार की लंबाई को खींचकर लंबा किया, फिर उसे वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया और कहता है कि इस वृत्त के व्यास के विपरीत बिंदुओं के मध्य R इक्विवेलेंट निकालना है। चलिए एक एक करके चीजों को सोल्व करते हैं। जो दिया है वो लिख लेते हैं, अगर कोई फोटो बनता है, चित्र बनता है तो वो बना लेते हैं, बाकी चीजें अपने को अपने आप समझ में आ जाने वाली है। चलिए देखिएगा, एक तार जिसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है। माना ये वो तार है, ये वो तार है जिसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है। ठीक है, ये तार है जिसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है। अच्छा, माना इस तार की लंबाई कितनी है L है। तार की लंबाई कितनी मान ली मैंने L मान ली। अब तार को खींचकर इसकी लंबाई को कितना कर दिया गया, तार को खींचकर इसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया गया। अगर खींचकर लंबा किया है इसका मतलब देखिएगा, ये खींचकर लंबा करने पर ये तार थोड़ा सा पतला हो जाएगा, है ना, मतलब इसका एरिया भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। खींचकर लंबा करने से इसका एरिया भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, खींचकर लंबा किया और तार की लंबाई को कितना कर दिया 2L कर दिया। कितना कर दिया 2L। तो अपन अब R निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास R आएगा उसके बाद फिर क्या किया गया, फिर वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। मतलब ये जो तार है इसको एक सर्कल बना दिया गया, है ना। सर्कल बनाने के बाद में पूछा इस वृत्त के व्यास के विपरीत बिंदुओं के मध्य, ये वृत्त का कोई ना कोई व्यास होगा, है ना, इसका ये विपरीत बिंदु है। यहाँ इन दोनों बिंदुओं के मध्य मुझे क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, चलिए एक एक की चर्चा अपन करते हैं, एक एक प्रश्न अच्छे से करते हैं। उससे पहले अगर आप इस प्रश्न को सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पुश करके एक बार ट्राई करिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना। एक दिन सारी कोशिशें कामयाबी में बदल जाती है, तो सारी कोशिशें कामयाबी में बदल जाती है, टेंशन नहीं लेनी, करते रहिए। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। कर लिया होगा आपने, देखिएगा। हाँ, तार का प्रतिरोध 20 ओम है, लंबाई L है। तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना किया गया तो नया प्रतिरोध निकाल लेते हैं। जब भी तार की लंबाई को खींचकर लंबा किया जाए, आपको पता होगा जब भी तार की लंबाई को खींचकर लंबा किया जाए तो तार का जो प्रतिरोध होता है वो L² के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ से R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा R1 20 ओम है ना, L1 L है, R2 मुझे नहीं पता निकालना है और L2 को 2 गुना कर दिया गया, मतलब 2L हो गया और इसका क्या करना है मुझे स्क्वायर करना है। देखेगा ये आ जाएगा 20/R2 बराबर हो जाएगा L से L गया 1,
का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो R2 बराबर मुझे प्राप्त होगा कितना 4 × 20 कितना 80 ओम। यानी इस तार का जो प्रतिरोध मेरे पास आ गया वो कितना आ गया 80 ओम आ गया। इसके बाद फिर इसे वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। देखिए तार वही है तो वृत्त, ये इस पूरे वृत्त यानी पूरे वृत्त की जो लंबाई है वो कितनी हो गई 2πr हो गई। कितनी हो गई 2πr हो गई। ठीक है, इस वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया और वृत्त के व्यास के विपरीत, ये वृत्त का व्यास है और ये विपरीत सिरे है इसके, इन सिरों के मध्य मुझे क्या निकालना है तुल्य प्रतिरोध निकालना है। चलिए अच्छा, जिन सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना हो सबसे पहले उनके मध्य अपन बैटरी जोड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था, सबसे पहले मैंने इन दोनों सिरों के मध्य क्या जोड़ दी बैटरी जोड़ दी। फिर मैं धारा बहा के देखूंगा कहाँ पर धारा किस तरह से बह रही है। माना इस बैटरी का वोल्टेज V है, ठीक है, यहाँ से मैंने धारा I प्रवाहित की, यहाँ पर जाने के बाद में धारा बढ़ जाएगी। माना इस सिरे में धारा I1 गई, इस सिरे में धारा कितनी गई I2 गई। और मैंने पहले भी बताया है जहाँ पर धारा बढ़ती है वो कौन सा क्रम हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। यानी आपको पहचान में आया होगा कि ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त दोनों समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं। अगर पूरे वृत्त का प्रतिरोध 80 ओम है, पूरे वृत्त का जो तार था उसका प्रतिरोध 80 ओम है, तो इस अर्धवृत्त का जो प्रतिरोध होगा क्या 40 ओम होगा, क्योंकि लंबाई यहाँ पर आधी हो रही है ना। क्या इसका भी प्रतिरोध जो होगा वो 40 ओम होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यानी ये 40 ओम के अर्धवृत्त आपस में जुड़े हैं और दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में अगर दो प्रतिरोध जुड़े हैं, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से करना चाहूं तो दो प्रतिरोध क्या हो जाएंगे R1 R2 अपन R1 + R2, तो 40 × 40 अपन 40 + 40 80 कितना आ जाएगा इनका 20 ओम आ जाएगा। चलिए एक बार करके देखते हैं, अच्छे से देखिएगा ध्यान से। 40 ओम के दो प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनसे एक बैटरी जुड़ी है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, देखिएगा ये 40 ओम का एक प्रतिरोध और ये 40 ओम का एक प्रतिरोध, दोनों ही समांतर क्रम में, इनसे एक बैटरी जोड़ रखी है और इनका नेट प्रतिरोध निकालना है। कैसे निकालेंगे समांतर क्रम संयोजन में 1/R इक्वलेंट क्या होता है 1/R1 + 1/R2। देखिएगा 1/R इक्वलेंट जो होगा वो हो जाएगा 1/R1 कितना है 40 + 1/R2 कितना है 40 ओम। एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा 40 बराबर कितना हो जाएगा 1/R इक्वलेंट। यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 ये हो जाएगा कितना 1/R इक्वलेंट = 2/40, यानी उल्टा करूंगा तो R इक्वलेंट आ जाएगा मेरे पास 40/2 यानी 20 ओम। चलिए, यानी कि जितना तार का पहले प्रतिरोध था उतना ही अपने पास वापस प्राप्त हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना किया, वापस वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, तो तार के प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, अगर आपको उतारना हो तो आप उतार लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिएगा, एक आपको परिपथ दिया गया है, दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, ये 2 ओम का कोई प्रतिरोध है, एक और 3 ओम का प्रतिरोध है, अगला 5 ओम का प्रतिरोध है। तीनों ही प्रतिरोधों को दिख रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और 3 ओम के प्रतिरोध पर एक वोल्ट मीटर, ये जो निशान होता है ये वोल्ट मीटर का होता है और वोल्ट मीटर आपको पता है विभव को मापता है ना, विभवांतर मापता है। तो इस 3 ओम के प्रतिरोध पर मुझे विभव निकालना है, वही वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा प्रतिरोध, सॉरी वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हो जाएगा। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। तो मुझे सेल का जो वोल्टेज दिया है वो 40 वोल्ट दे रखा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं धारा का प्रवाह कराऊंगा, तो यहाँ पर धारा माना I प्रवाहित हो रही है, धारा यहाँ से जाएगी यहाँ से जाएगी, ये सारे श्रेणी क्रम संयोजन में दिख रहे हैं क्योंकि इनमें धारा समान बह रही है। चलिए श्रेणी क्रम संयोजन में इन सबका R इक्वलेंट निकाल लेता हूँ। मेरे पास R इक्वलेंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना श्रेणी क्रम संयोजन में R1 + R2 + R3। तो R इक्वलेंट जो प्राप्त होगा वो R1 कितना है 2 ओम + R2 3 ओम + R3 5 ओम, ये हो जाएगा कितना 10 ओम। ठीक है, अगर R आ गया हो तो अपन ओम के नियम से V = IR करके इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा V = IR से I = V/R हो जाएगा। V मुझे टोटल जो दे रखा है वो दे रखा है 40 वोल्ट और मेरे पास जो टोटल प्रतिरोध आया है इक्वलेंट वो आया कितना 10 ओम, यानी मेरे पास धारा जो आने वाली है वो आने वाली है 4 एम्पियर। अर्थात इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
4 एम्पियर की तरह प्रत्येक प्रतिरोध से गुजर रही है। अब मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है, तो विभव जो होता है वो प्रतिरोधों के अनुपात में बढ़ता है। अगर अपने को 3 ओम के प्रतिरोध पर विभव निकालना है तो अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर मैं इस 3 ओम के प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाऊं तो V बराबर यहाँ का I इंटू यहाँ की R हो जाएगा। तो यहाँ का विभव जो हो जाएगा यहाँ पर बहने वाली धारा इंटू यहाँ का प्रतिरोध, तो यहाँ का विभव अगर मैं निकालूं तो I यहाँ पर जो बहने वाली है वो कितनी है 4 एम्पियर की, और यहाँ का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा 3 ओम। तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल कितना 12 वोल्ट, यानी कि 3 ओम के प्रतिरोध पर 12 वोल्ट का खर्चा हो रहा है। तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक हो जाएगा, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वो हो जाएगा कितना 12 वोल्ट का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं हर प्रतिरोध पर विभव पतन निकालूं या विभव निकालूं तो 2:3:5 में इसका प्रतिरोध बंटने वाला है, क्योंकि V बराबर आपको पता है IR होता है। I अगर कांस्टेंट है श्रेणी क्रम में तो V जो होगा वो R के अनुपात में बटेगा, यानी V1 अनुपात V2 अनुपात V3 अनुपात R1 अनुपात R2 अनुपात R3 हो जाएगा। तो R1 R2 R3 का अनुपात 2:3:5 है, तो 40 को 2:3:5 में बांट लीजिए और इस सब का विभव आ जाने वाला है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं। अपनों ने अभी तक 3 प्रश्न कर लिए हैं, है ना। इन तीनों प्रश्नों में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए मुझे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा, एक Q आवेश का कण है, R त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में V चाल से परिक्रमा कर रहा है, तो इसकी गति के कारण उत्पन्न कक्षीय धारा ज्ञात करनी है। अच्छा, ये प्रश्न पूछने की बजाय वो ये भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसके कारण धारा निकालिए, तो बात एक ही है। चलिए इस प्रश्न को करके देखते हैं। एक Q आवेश का कण है, R त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में V चाल से परिक्रमा कर रहा है। देखिए Q आवेश का कण, माना ये कोई कण है और ये वो वृत्ताकार कक्षा है ना। इस कक्षा की मैं त्रिज्या मान लेता हूं, कितनी दे रखी है R दे रखी है। इस कण पर जो आवेश है वो Q है और इसकी जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है V दे रखी है। ये Q आवेश का कण है, V चाल से R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में से गति कर रहा है। तो इस कक्षा में गति कर रहा है तो आपको पता है आवेश के प्रवाह है, आवेश का प्रवाह है तो क्या आएगी, धारा आएगी, और धारा आएगी तो वही धारा उसने पूछी है। देखिए कैसे निकालेंगे। आपको पता है शुरू में चैप्टर के फर्स्ट में अपन पढ़ते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो यहाँ से I बराबर हो जाएगा कितना, Q/T। Q मुझे दे रखा है स्मॉल q, तो I बराबर मैं निकालूंगा स्मॉल q/T। अच्छा, T मुझे प्रश्न में नहीं दिया है, लेकिन मुझे पता है एक सिंपल सा फॉर्मूला कि चाल जो होती है, चाल बराबर होता है कितना, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। अगर मैं इस टोटल दूरी की एक आवर्त काल की या एक परिक्रमा की चर्चा करूं तो टोटल जो दूरी तय करेगा वो कितनी करेगा, 2πr। ये वृत्त की परिधि पे तो घूम रहा है, तो टोटल जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2πr। ये V चाल से 2πr दूरी पर घूम रहा है और माना समय कितना लग रहा है, T लग रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास समय की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल t बराबर आ जाएगा 2πr/v। यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ तो I बराबर हो जाएगा Q अपॉन स्मॉल t की जगह रख देता हूँ 2πr/v। तो मेरे पास कक्षीय धारा की वैल्यू प्राप्त हो गई। I बराबर आ गया QV अपॉन 2πr। क्लियर, तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसको अगर आप आगे मॉडिफाई करना चाहो तो आपने सुना होगा कि V बराबर ओमेगा R होता है ना। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध जो होता है वो क्या होता है, V इजिकल्स टू ओमेगा R। तो यहाँ से ओमेगा इजिकल्स टू हो जाएगा क्या, V अपॉन स्मॉल r। तो इस V अपॉन स्मॉल r को अगर मैं ओमेगा लिख दूं तो ये आ जाएगा Q ओमेगा अपॉन 2π। ठीक है। अच्छा, आपने और भी सुना होगा कि ओमेगा बराबर 2πf होता है। F क्या है यहाँ पर, F आवृत्ति है। F क्या है, आवृत्ति। ठीक है, तो ओमेगा अपॉन 2π को मैं क्या लिख देता हूँ, F लिख देता हूँ। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से I बराबर क्या, Q इंटू F। I बराबर मुझे प्राप्त हो जाएगा Q इंटू F। यानी कि कक्षीय धारा की मेरे पास बहुत सारी वैल्यू हो गई। I बराबर QV अपॉन 2πr, ये रेखीय वेग के फॉर्मेट में। अगर कोणीय वेग के फॉर्मेट में पूछे तो Q ओमेगा अपॉन 2π। अगर आवृत्ति के फॉर्मेट में पूछे तो क्या आ जाएगा, Q इंटू F। ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिएगा। अच्छा, अगर आपको इन चीजों में कोई डाउट है, V इजिकल्स टू ओमेगा R, ओमेगा बराबर V अपॉन R, ये कहाँ से आए हैं,
तो ये 11th का बेस है, आप 11th की कक्षा में पढ़ चुके हो। अगर आपको नहीं समझ में आता हो तो मैं 11th के चैप्टर जल्दी ही डालने वाला हूँ, आप वहाँ पर जाकर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा अपन करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अच्छा अगला प्रश्न ही नहीं है, चलिए अपन ले लेते हैं एक धारा घनत्व के ऊपर प्रश्न कर लेते हैं। चलिएगा देखना कोई प्रश्न है ऐसे, एक खोखला बेलनाकार तार है, खोखला बेलनाकार तार जिसकी आंतरिक त्रिज्या में दे देता हूं, जिसकी आंतरिक त्रिज्या a है, स्मॉल a, तथा बाह्य त्रिज्या आप ले लो स्मॉल b। ठीक है, एक कोई खोखला बेलनाकार तार है जिसकी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल a है और बाह्य त्रिज्या स्मॉल b है। यदि इस तार के अनुदिश धारा प्रवाहित हो रही है, तार के अनुदिश I धारा प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होती है, तो धारा घनत्व निकालना है, धारा घनत्व निकालना है। चलिए धारा घनत्व के बारे में अपनों ने पढ़ा था कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व का मेरे पास फॉर्मूला मुझे पता है, J बराबर क्या होता है, I/A। अच्छा प्रश्न में जो चर्चा की है, प्रश्न में जो जानकारी दी है उसे अपन एक बार लिख लेते हैं। इसने कहा है कि कोई खोखला बेलनाकार तार है, ये खोखला बेलन में बना देता हूँ, ये ऐसा कोई खोखला बेलन है, ये माना कोई खोखला बेलन है, खोखला मतलब अंदर से खोखला है और ये ऐसे कुछ यहाँ से बराबर आसा है। ठीक है, ये इसकी आंतरिक त्रिज्या दे रखी है अपने को, स्मॉल a है, और ये जो बाह्य त्रिज्या है ये स्मॉल b है। चलिए तो इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कुछ ऐसे हो रही है, और धारा का प्रवाह आपको पता है यहीं पर होगा, क्योंकि जहां पर तार होगा वहीं तो धारा प्रवाहित होगी, बीच में तो हो नहीं सकती। हवा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते नहीं, हवा में सिर्फ हनुमान जी उड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं उड़ते। चलिए तो यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो मुझे ये वाला एरिया निकालना होगा। अगर धारा घनत्व निकालना है, ये वाला एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस बड़े वाले बेलन में से छोटे वाले बेलन का जो क्षेत्रफल होगा उसको क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। इस बेलन को अगर मैं ऐसे कट करके आपको ऐसे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे है, ये है ना, ये मैंने आपको इसका अनुप्रस्थ दिखाया है, ये इसकी त्रिज्या स्मॉल a है और ये क्या है, b है। ये बेलन ऐसे था, ये ऐसे, इसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी, मैंने आपको इसको ऐसे करके दिखाया है। ठीक है, ये बेलन आपको ऐसे करके दिखाया, ऐसे करके, ये अंदर से क्या है, खोखला है। चलिए यहाँ का क्षेत्रफल निकालना है मुझे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, बाहर का क्षेत्रफल क्या है, पाई b स्क्वायर, है ना, ये वाला सर्कल ही है, वृत्त है, और ये आंतरिक क्षेत्रफल है वो क्या है, पाई a स्क्वायर। अगर पाई b स्क्वायर में से मैं पाई a स्क्वायर घटा दूं तो मेरे पास ये क्षेत्रफल ही बचने वाला है, मतलब एरिया जो आ गया वो मेरे पास क्या आ गया, पाई b स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर। तो एरिया बराबर हो जाएगा, पाई को अगर कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर मेरे पास धारा घनत्व प्राप्त होगा, धारा I दे रखी है और a कितना आया मेरे पास, a जो आया वो आया कितना, पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये अपने प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न। अच्छा यहाँ a और b की जगह में हो सकता है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऐसे कुछ वैल्यू डाल दूं, कुछ धारा डाल दूं, तो आप आसानी से निकाल सकते हो क्या। चलिए ऐसे प्रश्न अगर आपसे हो जाते हो तो कमेंट में यस लिखिए। नेक्स्ट अगली क्लास में अपन किरचॉफ के नियमों की चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होना। फिजिक्स बहुत आसान है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अपने को कुछ भी याद नहीं रहना, है ना। फिजिक्स पर अगर प्रैक्टिस कर ली जाए तो फिजिक्स कभी धोखा नहीं देती, फिजिक्स हमेशा साथ देगी। अगर आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करते हो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किरचॉफ के नियम के साथ। थैंक यू आज के लिए।